नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपी पीसीएस प्री के पिछले 30 वर्षों के पेपर्स की सीरीज़ लगातार इस चैनल के माध्यम से मैं आपको करा रहा हूँ। अब तक 16 पेपर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये जो पेपर हम कर रहे हैं 1991 से लेकर के 2023 तक के पेपर होंगे, तो 16 पेपर अब तक मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे करा दिए हैं। अब आज जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं ये 2022 का पेपर है। अब मैं बीच के पेपर्स को छोड़ करके सीधे 2022 के पेपर पर क्यों आ गया, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट थे, क्योंकि आप पूरे दिन यूट्यूब पर भटकते रहते हैं। तो वहाँ पर किसी ने ये बोल दिया होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन फंसते नहीं हैं, 2-3 क्वेश्चन फंसते हैं। तो ये आपको प्रूफ दिखाने के लिए और ये आपको बताने के लिए कि प्रीवियस ईयर पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और किस तरीके से यहाँ से प्रश्न आते हैं, प्रश्न किस तरीके से रिपीट होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो 2022 का पेपर अभी आपको दिखा रहा हूँ और इसके बाद में 2023 का पेपर भी आपको दिखाऊंगा फुली एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ से जो 2022 का पेपर हम कर रहे हैं, अगर आपने अब तक के भी पेपर करे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा पूरे 30 सालों के पेपर, अब तक जितने पेपर मैंने आपको कराए हैं इतने पेपर भी आपने करे होंगे, तो उन पेपर्स में से जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, इस पेपर में लगभग 60 के आसपास क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पिछले पेपर से रिपीट हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो मैं आपको यहाँ से बताता चलूँगा। और अगर आपने पेपर पहले पढ़ रखे हैं, पहले पेपर्स को आपने देख रखा है, क्योंकि पीडीएफ भी मैं आपको साथ ही साथ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ, तो आपने वो सारी चीज़ें देखी हैं, तो आपको ये खुद समझ में आ जाएगा, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या नहीं होते हैं। तो 2022 का पेपर आज देखिए, इसके बाद में 2023 का पेपर देखिए, और आप ये मत समझिएगा कि बीच के पेपर जो मतलब मैं डायरेक्ट जंप करके 2022 पे आ गया हूँ तो पिछले पेपर नहीं कराऊंगा, तो सारे के सारे पेपर आपको कराऊंगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख या शिलालेख धार्मिक समन्वय के बारे में कहता है। तो धार्मिक समन्वय के बारे में अशोक का 12वां शिलालेख जो है, इससे जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर देखिए 12वां शिलालेख दे रखा है ऑप्शन में, द्वितीय शिलालेख दे रखा है, 11वां शिलालेख दे रखा है, 13वां शिलालेख दे रखा है। तो मैं क्या कहता हूँ कि जब प्रीवियस ईयर पेपर आप करते हैं तो उसका एनालिसिस कैसे करना है। अब यहाँ पर ऑप्शन में जो चीज़ें दे रखी है, दूसरा शिलालेख, 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, इनके बारे में भी आपको पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। यही है, ऐसे नहीं केवल क्वेश्चन क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाओ फिर बोलो कि आप साहब क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो नहीं होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन के आसपास की जानकारी जो है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट करिए वहाँ से। उस इन्फॉर्मेशन में से आपको क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रश्न ना आए। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 12वां शिलालेख जो है धार्मिक समन्वय के बारे में कहता है। अब यहाँ पर जो जो अतिरिक्त जानकारी है उसके बारे में देखेंगे। अशोक का 12वां शिलालेख कहता है कि सभी संप्रदायों के सार में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि सबका मूल संयम एक ही है। हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि 12वें शिलालेख से धार्मिक संश्लेषण या धार्मिक समन्वय के बारे में प्रूफ मिलता है, प्रमाण मिलता है। तो ये सारी चीज़ जो यहाँ पे दे रखी है, एंड इन्वर्टेड कॉमा में जो चीज़ दे रखी है, सभी संप्रदायों के सार में वृद्धि होनी चाहिए, सबका मूल संयम एक ही है, हमें सभी संप्रदायों को आदर करना चाहिए, ये चीज़ एज इट इज़ उसमें लिखी हुई है 12वें शिलालेख में। अशोक द्वारा चट्टानों और स्तंभों पर उकेरे गए 33 शिलालेख हैं। 268 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था, उसी समयावधि में ये शिलालेख इसने बनवाए थे। अशोक के शिलालेख जो है, बड़े पैमाने पर जनता के लिए सम्राट द्वारा की गई घोषणाएं थे। मतलब जो शिलालेख अशोक के द्वारा बनवाए गए थे, वो दरअसल क्या थी, एक तरह की क्या थी, घोषणाएं थी जो वो अपनी प्रजा के लिए करता था, जो धम्म के विचार और अभ्यास के बारे में भी संदेश देते थे, मैसेज देते थे। अब अशोक के जो शिलालेख थे, इसको पढ़ा किसने था सबसे पहले, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था। अब ऑप्शन में जो दूसरा शिलालेख दे रखा है, इसके बारे में जानकारी यहाँ से देखते हैं कि चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख जो है दूसरे शिलालेख में किया गया है, और ये जो है विशेष रूप से सामाजिक कल्याण उपायों से संबंधित है दूसरा शिलालेख। 11वें शिलालेख की बात करें तो इसमें धम्म की विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है, और 13वें शिलालेख की बात करेंगे तो इसमें कलिंग युद्ध और विजय के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो रजत मुद्राएं चलाई गई थी वो उसकी शकों पर विजय का प्रमाण देती हैं, पहला कथन है। दूसरा है कि इन मुद्राओं की जो तौल थी, नाप थी, वो लगभग 33 ग्रेन हुआ हुआ करती थी। ठीक है सॉरी, यहाँ पर गलती से प्रेन लिख गया है, ये प्रेन नहीं है, ग्रेन है। ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप ही इन चीज़ों को टाइप करता हूँ तो कभी कभी ये थोड़ी सी मानवीय भूल हो जाती है, इनको नज़रअंदाज किया कीजिए। तो ये दो कथन है, वो बता रहा है कि मुद्राओं की जो तौल है वो 33 ग्रेन हुआ करती थी। दोनों के दोनों कथन जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में सही हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तब आपने इस प्रश्न के बारे में अगर आप देखें तो आपने अगर 1991 से लेकर के जो पेपर मैंने अब तक आपको करा दी उसमें देखेंगे तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक्सप्लेनेशन में भी मैंने इसके बारे में बताया है कि जो नाव के पुरास्थल है, नाव के चित्र या मॉडल जो प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। एक्सप्लेनेशन मैंने क्यों नहीं रखी है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहले आपको दे चुका हूँ। देखिए चौथा क्वेश्चन भी रिपीटेड है। आप ज़्यादा नहीं 1991 से जो मैंने पेपर स्टार्ट किए थे दूसरे तीसरे पेपर में देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कि रामानुजाचार्य जो थे वो किससे संबंधित थे? विशिष्टा द्वैत वाले सिद्धांत से। ठीक है, माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इसके बाद में ये प्रश्न आता है, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देवराय की लड़ाई, बनारस के पास सूजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई, धर्मत में विजय। तो ये कुछ युद्ध हैं, इनका आपको बताना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, तो इनको एक कालक्रम में लगाना है इनके समय के अनुसार में। तो यहाँ पे देखेंगे इन चारों में से सबसे पहले हुआ था आपका बनारस के पास में सुजा की पराजय हुई थी, इसके बाद में धर्मत में विजय हुई थी, इसके बाद में तीसरा सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी, और सबसे लास्ट में जो घटना हुई थी इसमें से वो है देवराय की लड़ाई। इनके बारे में यहाँ पे हम डिटेल में जानेंगे। बनारस के पास सुजा की पराजय फरवरी 1658 में हुई थी। दारा शिकोह ने सुलेमान शिकोह के अधीन पूर्व के मिशनों में जो है अपनी सेना को भेजा था, और फरवरी 1658 में बनारस के पास सुजा को हरा करके इस सेना की बड़ी जीत हुई थी। धर्मत में विजय ये 15 अप्रैल 1658 की घटना है। जब शाहजहां बीमार था तब इस स्थान पर शाही सेना, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? दारा शिकोह के साथ। ठीक है, तो दारा शिकोह के साथ में राजा जसवंत सिंह और कासिम अली कर रहे थे शाही सेना का नेतृत्व, और औरंगजेब जिसके साथ में मुराद था, इसके बीच में ये युद्ध हुआ था। मतलब दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ था। दारा शिकोह जो है शाही सेना के साथ था, औरंगजेब की खुद की अपनी सेना थी। औरंगजेब के साथ में इस युद्ध में कौन था? मुराद था। ठीक है, सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी 29 मई 1658 को। मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्रों दारा शिकोह और औरंगजेब तथा मुराद बख्श की संयुक्त सेनाओं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में दारा शिकोह को हाथी पर बैठा हुआ न देखकर उसकी सेना में भगदड़ मच गई थी। उन्होंने सोचा था कि जो है दारा शिकोह युद्ध में मारा गया, और जिसके कारण जो है युद्ध जो है दारा शिकोह हार गया था। देवराय की लड़ाई 1659 में हुई थी। ये लड़ाई जो है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ी गई थी। यह 1659 में लड़ा गया था युद्ध, और इस लड़ाई में औरंगजेब द्वारा दारा शिकोह को हराया गया था। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कांकवाड़ी किले में जो है बंदी बना लिया था। ये कांकवाड़ी किला जो है कहाँ पे है? अलवर में है। यहाँ पर कुछ भवन है, कुछ इमारतें हैं, उनके निर्माणकर्ताओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारी जो इमारतें हैं इनसे जुड़े हुए प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। एक्सप्लेनेशन में भी मैं इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बता चुका हूँ। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, लाल महल बलबन ने बनवाया, जमात खाना मस्जिद ये अलाउद्दीन खिलजी की है, और 2.5 दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ठीक है, अब इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे यहाँ का रणथंबोर हो गया, गुजरात अभियान हो गया, वारंगल अभियान हो गया, चित्तौड़ अभियान हो गया, इनको हमें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें से सबसे पहला अभियान है गुजरात अभियान, इसके बाद में आपका आता है आपका रणथंबोर अभियान दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर चित्तौड़ अभियान था, और सबसे अंत में इसने किया था इन चारों में से वारंगल का अभियान। यहाँ पर इन चारों अभियानों के बारे में विस्तार से जानते हैं। गुजरात अभियान की सबसे पहले बात करते हैं। ये जो अभियान था ये 1297-98 ईस्वी में उलूक खां और नसरत खां जलेसरी के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ का शासक था कर्णदेव द्वितीय, ठीक है, गुजरात का, जिसकी पत्नी थी कमला देवी और पुत्री देवल देवी थी। इस आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य जो था अच्छे घोड़ों की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। रास्ते में जैसलमेर को और यहीं पर सोमनाथ को दूसरी बार लूटा गया था। यहीं से नसरत खां ने मलिक काफूर नामक हिजड़े को 1000 दीनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता है। देवल देवी जो थी अपने पिता के साथ में देवगिरी भाग गई थी, और कमला देवी को अलाउद्दीन ने मलिकाए जहां की उपाधि दी थी। तो ये गुजरात अभियान से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद में देखते हैं रणथंबोर अभियान। 1301 ईस्वी में उलूक खां व नसरत खां मोहानी के नेतृत्व में रणथंबोर का अभियान हुआ था। यहाँ का शासक कौन था? हम्मीर देव। शासकों के नाम भी याद रखने हैं। हम्मीर देव जो था रणथंबोर का शासक था। इसी दौरान नसरत खां की मृत्यु हो जाती है, तब अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं आकर के नेतृत्व संभाला था इस युद्ध का, और ये अभियान जो है सफल रहा था। हम्मीर देव इसमें मारा गया था और स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। और फारसी में जो फारसी लिटरेचर है उसमें अगर एक तरीके से देखा जाए तो जौहर का जो पहला एविडेंस मिलता है, साक्ष्य मिलता है, वो यहीं पर मिलता है, रणथंबोर वाला। ठीक है, इसके बाद में चित्तौड़ अभियान आता है 1303 में। अलाउद्दीन ने जो है चित्तौड़ अभियान 1303 में किया। यहाँ का शासक गोहितौल वंश का राणा रतन सिंह था।
इसकी रानी का नाम था पद्मिनी, जो मलिक मोहम्मद जायसी और पद्मावत की प्रमुख नायिका भी है, क्योंकि जो पद्मावत है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है और इसकी प्रमुख जो नायिका है वो कौन है, रानी पद्मिनी। इस युद्ध में रतन सिंह अपने सेनापतियों गोरा व बादल के साथ में मारा गया और पद्मिनी ने जौहर कर लिया था, मतलब खुद को आग में झोंक दिया था। इस जौहर का उल्लेख अमीर खुसरो नहीं करता है, ध्यान देने की बात है, जो कि इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ ही था। 1623 में जाटमल ने गोरा बादल की कथा लिखी थी। उनकी वीरता की गाथा जो है इसके द्वारा लिखी गई थी, जाटमल के द्वारा। जीत के बाद में चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया गया था और यहीं पर अलाउद्दीन ने खिज्र खां को यहाँ का शासक और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। देवगिरी अभियान की बात करते हैं। देवगिरी में ही गुजरात के शासक कर्णदेव और उनकी पुत्री देवल देवी ने शरण ली थी। 1307 में मलिक काफूर ने यहाँ के शासक रामचंद्र को हरा दिया था। यानी जो पहला अभियान आपने देखा था गुजरात अभियान, तो वहाँ से जो वो शासक थे कर्णदेव और उनकी जो पुत्री थी देवल देवी, इनकी पत्नी ने तो जौहर कर लिया था और ये जो है निकल करके कहाँ पे आ गए थे, देवगिरी में आ गए थे। और यहाँ का शासक कौन था, रामचंद्र था। 1307 में मलिक काफूर ने यहाँ के शासक रामचंद्र को भी हरा दिया था। 1309 ईस्वी में मलिक काफूर ने तेलंगाना की राजधानी वारंगल पर आक्रमण किया था। यहाँ का शासक काकतीय वंश का प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की एक मूर्ति बनवाई और उसमें कोहिनूर हीरे की माला डाल करके काफूर को दी। कोहिनूर हीरे का पहला साक्ष्य जो है वो यहीं से मिलता है। अगला प्रश्न है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो ये मारवाड़ से संबंधित थे, जयता और कुंपा। ये मारवाड़ के शासक मालदेव के सरदार थे, जयता कुंपा। ठीक है। शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर के कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था। तो कभी कभी जो कथन है वो भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये कथन किसका है? ये शेरशाह का कथन है, मारवाड़ के संबंध में इसने कहा था। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार उसको व्यवस्थित करना है। मुदकी का युद्ध, पोर्टोनोवो का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध, बेदरा का युद्ध। तो यहाँ पर इनकी जो तिथियां हैं वो मैंने पहले ही लिख रखी हैं। मुदकी का युद्ध 1845 में हुआ, पोर्टोनोवो का युद्ध 1781 में हुआ था, सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में, बेदरा का युद्ध जो है 1759 में हुआ था। मुदकी की लड़ाई 18 दिसंबर 1845 को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और पंजाब के सिख साम्राज्य की सिख खालसा सेना के हिस्से के बीच में लड़ी गई थी, याद रखना है। ठीक है। पोर्टोनोवो की लड़ाई 1781 में, ये किस किस के बीच में हुई थी? मैसूर के हैदर अली और आयरकूट के नेतृत्व में कंपनी फौजों के बीच में लड़ी गई थी। 1781 में कोलेरून नदी के तट पर इस युद्ध में हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने 400 फ्रांसीसी सैनिकों के सहयोग से 100 ब्रिटिश और 1800 भारतीय सैनिकों को पराजित किया था। शकरखेड़ा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 को बरार में हुई थी, जो औरंगाबाद से 80 मील दूर निज़ाम उल मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुबारिज खान के बीच में हुई थी। बेदरा या बिदर्रा की लड़ाई नवंबर 1759 में लड़ी गई थी। ये लड़ाई अंग्रेजों और डचों के बीच में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में डचों की अंग्रेजों द्वारा पूर्णतः पराजित हुई। रॉबर्ट क्लाइव इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण दिया था शाहजहां ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये कुछ पुरानी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो ये बताना है कि ये किस किस काम के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी होते थे, क्या क्या इनके कार्य होते। तो तलार जो था ये क्या करता था? ये रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता था, इस पद को तलार कहा जाता था। पट्टकोल का कार्य क्या था? ये ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी था। सहसाधिपति ये चोरी डकैती के मुकदमों से जुड़ा हुआ अधिकारी था। और बलाधिप किसको कहा जाता था? जो चुंगी का संरक्षक होता था, ठीक है। चुंगी के संरक्षक को बलाधिप कहा जाता था। अब ये सुमेलन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है 13वां, ठीक है। क्योंकि डी के कर्वे के बारे में बात करें या जी डी बेथुन के बारे में करें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में करें, बी एम मालाबारी के बारे में करें, ये इनके कार्य क्या क्या थे, ये किन किन चीज़ों से जुड़े हुए थे, इसके बारे में भी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तो डी के कर्वे जो है ये विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह संगठन जो था उसके सचिव थे, सेक्रेटरी थे। जीईडी बेथुन की बात करें तो कोलकाता में इन्होंने कन्या विद्यालय की स्थापना करी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बात करें तो कोलकाता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे थे। और बी एम मालाबारी इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष किया था। अब यहाँ से इन चारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। धोंडो केशव कर्वे, जिनको हम डी के कर्वे कहते हैं, इनका पूरा नाम है धोंडो केशव कर्वे। जन्म हुआ था 1800 अप्रैल 1858 को।
महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मुरुड नामक गांव में। कर्वे भारत के पहले जीवित व्यक्ति थे जिन पर भारतीय डाक विभाग ने टिकट जारी किया था। ठीक है, अब आता है जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुन। कलकत्ता महिला स्कूल, जिसे अब बेथुन स्कूल के या बेथुन कॉलेज के रूप में जाना जाता है, इसकी स्थापना जो है बेथुन ने करी थी, जिसे एशिया का सबसे पुराना महिला कॉलेज भी माना जाता है। बी.एम. मालाबारी, इनका पूरा नाम था बहराम जी मालाबारी। ये एक पारसी पत्रकार और लेखक थे। वो भारत में महिलाओं के सामाजिक सुधार के हिमायती थे और भारत में महिलाओं के मताधिकार के भी हिमायती थे। ये चाहते थे कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। बहराम जी मालाबारी की द इंडियन आई ऑन इंग्लिश लाइफ और गुजरात एंड द गुजरातीस नामक महान साहित्यिक रचनाएं भी हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं। 14वां क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, सत्यशोधक समाज। इसके संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर जो है सत्य की खोज पे था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो विकल्प में नाम दे रखे हैं, जैसे मान करके चलिए आप महादेव गोविंद रानाडे हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, ताराबाई शिंदे, तो इसमें से ताराबाई शिंदे को छोड़ करके जो अन्य नाम है राजा राम मोहन राय और महादेव गोविंद रानाडे, इनके बारे में हम पिछले पेपर्स में चर्चा कर चुके हैं, इस वजह से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं रखी गई है। और सबसे एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, अब आपको ये लग सकता है कि ये प्रश्न देख करके बाद में मैंने ये पेपर बनाया है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम में चाहिए, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है और उसमें फाइल्स वाला जो सेक्शन होता है उसमें देखिए, ये पेपर मैंने आज नहीं डाला है। इस पेपर को पढ़े हुए यहाँ पर बहुत टाइम हो गया, यानी 2023 का जो पेपर हुआ था उससे पहले मैंने इस पेपर को डाला था। तो किसी के दिमाग में ये कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि ये मैंने बाद में रखे हैं चीज़ें। ठीक है, 2023 के पेपर में भी, यानी इसके बाद में जो पेपर मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि ये पेपर मैंने 2023 के पेपर से पहले जितनी भी एक्सप्लेनेशन है इसकी रखी थी, और 2023 के पेपर में भी यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी सिर्फ इसी पेपर से। ठीक है, तो तरीका होता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एनालिसिस करा कीजिए प्रश्नों का, और प्रश्नों के आसपास की इधर उधर की उनसे जुड़ी हुई जो जानकारी है उसको इकट्ठा कीजिए, उन पर काम कीजिए। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप प्रश्न न देखें, रिपीटेशन प्रश्नों का आपको नहीं देखने को मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, और आपकी उसी मेहनत को बचाने की कोशिश यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए मैं आपको यहाँ से बिना किसी मेहनत को, मतलब एक तरह से कह सकते हैं आपको पकी पकाई खीर मिल रही है, आपसे खाई भी नहीं जा रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है। ताराबाई शिंदे के बारे में बात करते हैं। ये एक नारीवादी कार्यकर्ता थी जिन्होंने 19वीं सदी के भारत में पितृसत्ता और जाति का विरोध किया था, क्योंकि उस टाइम का जो समाज था, भारत का जो समाज था, वो पितृसत्तात्मक था। आज भी बहुत हद तक पितृसत्तात्मक है, जहाँ पर पिता की ही सत्ता को स्वीकार किया जाता है, माता को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता, और जातिवाद उस टाइम पर चरम पर था। तो उन सारी चीज़ों का विरोध जो है ताराबाई शिंदे के द्वारा किया गया था। शिंदे सामाजिक कार्यकर्ताओं ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले की सहयोगी थी, और उनके सत्यशोधक समाज संगठन की जो है संस्थापक सदस्य भी थी। अन्य विकल्पों के बारे में जो है पिछले प्रश्न पत्रों में हमने एक्सप्लेनेशन देख ली है, तो यहाँ पर उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चटगांव शस्त्रागार छापा जो हुआ था सूर्यसेन जी के नेतृत्व में, उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। केंद्रीय असेंबली में जो बम कांड हुआ था, ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो बम फेंका गया था, इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेनेशन पहले दी जा चुकी। तो क्या नहीं आता है, कौन कहता है यार प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं? देखिए, यहाँ से ही मैंने अभी 15 क्वेश्चन हुए हैं, 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों के बारे में मैंने रखा है। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ था 8 अप्रैल 1929 को, और चटगांव में शस्त्रागार छापा जो हुआ था वो 18 अप्रैल 1930 को। ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं गए, क्योंकि इसके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ एक जो पोर्शन है आपके सिलेबस में, उसको मैंने सेपरेटली इस चैनल पर कंप्लीट कराया हुआ है। यानी 6 वीडियो में मैंने पूरा का पूरा 1885 से लेकर के कांग्रेस की स्थापना से लेकर के भारत की आज़ादी तक की जो पूरी कहानी है, पूरे के पूरे फैक्ट्स के साथ में, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में इस चैनल पर अपलोड की हुई है। PDF भी मैंने टेलीग्राम पर डाली हुई है। वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और मैं आपको ये गारंटी के साथ में कहता हूँ कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से 8 से 10 क्वेश्चन 100% जो है इतिहास वाले सेक्शन में पूछे जाएंगे। अगर आप मेरी इंडियन नेशनल मूवमेंट वाली सीरीज़ देखते हैं तो वहाँ से जो है सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कोई भी अलग से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे?
तो इसके बारे में हम बात करते हैं पूरा का पूरा। यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ नाम से किसी भी संस्था की जानकारी इतिहास में प्राप्त नहीं होती। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस जो है गलत पूछ लिए जाते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने रखी है। हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ नाम से कोई भी संस्था जो है उसकी जानकारी हिस्ट्री में एक तरह से कह सकते हैं डायरेक्टली नहीं देखने को मिलती है। अब इसका जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ से देखिए कि श्री कृष्ण सरला की पुस्तक इंडियन रिवॉल्यूशनरीज 1757 टू 1761, ये किताब है श्री कृष्ण सरला की। इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, इनके द्वारा वर्ष 1928 में स्थापित संस्था का नाम हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ बताया गया। तत्कालीन दस्तावेजों, इतिहास की प्रमाणिक पुस्तकों में इस संस्था का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दिया गया है, जिसके बारे में आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा। तो संस्थापक सदस्यों के नामों पर विचार करें तो यतीन्द्र नाथ मुखर्जी वर्ष 1915 में शहीद हो गए। गोपन चक्रवर्ती और धरणी गोस्वामी कोलकाता अनुशीलन समिति के सदस्य थे और साम्यवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। मेरठ संयंत्र में अभियुक्त थे, परंतु दोनों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है उदारवादी नेता थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन के हिसाब से कोई भी चीज़ इसमें मैच नहीं हो रही है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से कोई भी चीज़ मैच नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है ठीक तरीके से डिजाइन नहीं किया गया था। ये प्रश्न भी रिपीटेड है। ज्योतिबा फूले किससे संबंधित थे? जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। इनके बारे में पर्याप्त जानकारी मैं आपको पिछले प्रश्न पत्रों में दे चुका हूँ। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। ये प्रश्न सुमेलन से जुड़ा हुआ है। जो फसल हैं उनके उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? हालांकि इसका पूरा का पूरा डेटा मैंने आपको दे दिया है। जो भी अपडेटेड डेटा है कृषि उत्पादन से जुड़ा हुआ, उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ से अपडेट कर लीजिएगा चीज़ों को। सुमेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बटेश्वर पहाड़ी, ये बिहार में है। बेल्लारी गुड्डा श्रृंखला, ये आपका कर्नाटका में है। चिन श्रृंखला, ये मणिपुर में है। धोशी पहाड़ी हरियाणा में है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? ठीक है, ये 4 नाम दे रखे हैं यहाँ पे आपको। चोओऊ, लोत्से, अन्नामलाई, सिरुमाली और कूट से उनका चयन करना है। तो केवल पहला और दूसरा जो है चोओऊ और लोत्से, ठीक है, चोओऊ और लोत्से जो हैं ये हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं। चोओऊ और लोत्से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित पर्वत श्रृंखला है, जबकि अन्नामलाई और शिरुमाली जो हैं ये दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को के नाम से इसको जाना जाता है, ये कोरबा में है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल जो है ये हीराकुंड में है। इंडाल जो है अब वर्तमान में हिंडाल्को का पार्ट बन गया है, विलय हो गया है इसका इसमें। और यहाँ से देखेंगे हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को, ये रेणुकूट में है। और मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को के नाम से इसको जाना जाता है, ये चेन्नई में नहीं है, ये तमिलनाडु के सलेम जिले में है। तो ये जो है सही नहीं है, ठीक है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी मैंदूर, सलीम जिला तमिलनाडु में अवस्थित है, न कि चेन्नई में। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। वर्तमान में इंडाल जो है इसका विलय हो गया है और विलय के बाद में ये हिंडाल्को का पार्ट बन गया है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो आपको यहाँ से कारण कथन बताने हैं किस तरीके से। तो अभिकथन है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का जो टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण क्या है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है और विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश जो होते हैं वो ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। एनसीईआरटी से एज इट इज़ उठा करके यहाँ पे चिपकाया हुआ क्वेश्चन है ये, इसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है। ये कुछ जलप्रपात हैं और इनको मिलाना है। यहाँ देखिए दूध सागर जलप्रपात, ये गोवा में है। बरकाना ये कर्नाटक में है। खंडाधार ये आपका उड़ीसा में है और पलानी जलप्रपात जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। जलप्रपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने यहाँ पर डिटेल में रखा हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, कर्नाटक, 455 मीटर ऊंचाई है। जोग जलप्रपात ये कर्नाटक में शरावती नदी पर है। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है, नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सहस्त्रधारा जलप्रपात नाम से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में जो है जलप्रपात स्थित है। एशिया में सबसे पहले जल विद्युत गृह कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात पर स्थापित किया गया था। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर अमरकंटक जिले में स्थित है। यहाँ से देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कि एलिफेंट जलप्रपात जो है ये मेघालय में है, जबकि एलिफेंट की गुफा जो है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। यहाँ पर कुछ
जलप्रपातों की पूरी श्रृंखला मैंने यहाँ पर दे दी है, ठीक है। तो जैसे चूलिया जलप्रपात देखेंगे, ये चंबल नदी राजस्थान। जोगगर सोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में। शिव समुद्रम फॉल ये कावेरी नदी कर्नाटक। गोकक जलप्रपात जो जलप्रपात है ये घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में है। मैकेदातु जलप्रपात ये कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। पायकारा जलप्रपात ये पायकारा नदी पर है तमिलनाडु में। इसके बाद में यहाँ देखेंगे होगेनक्कल जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी तमिलनाडु। वट्टपारे जलप्रपात ये पड़यार नदी तमिलनाडु। बरेही पानी जलप्रपात ये बुद्धाबलंग नदी पर है उड़ीसा में। जोरंडा जलप्रपात ये बुद्धाबलंग नदी पर है उड़ीसा में। दुदुमा जलप्रपात ये मचकुंड नदी पर है उड़ीसा में। चित्रकूट जलप्रपात की बात करेंगे, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है। तीरथगढ़ जलप्रपात जो है ये मुनगा बहार नदी पर छत्तीसगढ़ में है। रजरप्पा जलप्रपात है दामोदर और भैरव नदी पर झारखंड में। हुंडरू ये स्वर्णरेखा नदी पर है झारखंड में। धुआंधार नर्मदा नदी आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कपिलधारा ये जो है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। येन्ना जलप्रपात ये कृष्णा नदी पर है महाराष्ट्र में है। वजराई जलप्रपात ये उरमोदी नदी पर है महाराष्ट्र में। दूध सागर जलप्रपात ये मांडवी नदी गोवा में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात ये कालीगढ़ नदी उत्तराखंड में है। और एलिफेंट फॉल्स शिलोंग के पास में मेघालय में है। नोहक लिकाई जलप्रपात चेरापूंजी के पास में है मेघालय में, ठीक है। तो ये सारे जलप्रपात जो थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। भारत में सबसे ज़्यादा ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? किस तट पर जो है सबसे ज़्यादा ज्वारी शक्ति का उत्पादन होता है? तो खंबात के तट पर होता है। निम्न में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो महानदी है। महानदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया हुआ है। महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 1,41,589 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नर्मदा बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के 98,796 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। कावेरी बेसिन जो ऑप्शन में दे रखा है उसका विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के 81,155 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में है। ताप्ती बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के 65,145 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में है। सुमेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कौन कौन से सही सुमेलित हैं ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो खरिया जो जनजाति है, ठीक है, ये उड़ीसा में है। कुकी जनजाति उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी तीसरा यान्दी जनजाति जो है आंध्र प्रदेश में है। पालियान जनजाति तमिलनाडु में है, ठीक है। तो पहला, तीसरा, चौथा सुमेलित है। कुकी जनजाति जो है ये पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, ना कि यूपी में। पालियान केरल में पाई जाती है। तमिलनाडु में पालियान जनजाति पाई जाती है। भारत में अधिकतम जनजातीय आबादी वाले राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनजाति मतलब प्रतिशत में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो मिजोरम में है। जनसंख्या का 94.4% जो है वो जनजातियां हैं मिजोरम में। और वैसे अगर नंबर में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक जनजातियों वाला राज्य है। लक्षद्वीप में ये प्रतिशत 94% है। मेघालय में 86.1%, नागालैंड में 86.5%। जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा जनजातियाँ एमपी में हैं। अनुसूचित जनजातियां भारत की कुल जनसंख्या का करीब 8.6% हैं। हमारे देश में 700 से अधिक जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें भारतीय संविधान के आर्टिकल 342 के तहत अधिसूचित किया गया है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार इन सभी जनजातियों में भील आदिवासी समूह जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये देश की कुल अनुसूचित जनजातीय आबादी का लगभग 38% है। यहाँ पे कुछ प्रमुख जनजातियाँ दे रखी हैं, जैसे सिक्किम में लेपचा जनजाति पाई जाती है। और बिहार की बात करेंगे तो बैगा, बंजारा, मुंडा, भुइया, खोंड ये जनजातियाँ बिहार की हैं। मध्य प्रदेश में भील, मेहाल, बिरहोर, गडावा, कमार, नट। उड़ीसा में यहाँ पे देखेंगे तो बैगा, बंजारा, बड़होर, चैंचू, ठीक है। गडावा, गोंड, होस, जटायू, जुआंग, खरिया, कोल, खोंड, कोया, उरांव, संथाल, सौरा, मुंडू पत्तू ये उड़ीसा की जनजातियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी स्टेट्स की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं वो मैंने यहाँ पे दे रखी हैं। पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, यहाँ से उनको देख लीजिए, क्योंकि समय ही बर्बाद होगा। इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है, केवल आपको पढ़ना है, याद करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गोल्डन क्रांति ये बागवानी और शहद उत्पादन से जुड़ी हुई है। ग्रे क्रांति ये उर्वरक उत्पादन से जुड़ी हुई है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। और काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम प्रोडक्शन से है। और ये कुछ अन्य क्रांतियाँ दे रखी हैं। जितनी भी क्रांतियाँ यहाँ पर आपको दे रही हैं ये सारी क्रांतियाँ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आपको पीडीएफ उसका मिल चुका होगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ये पीडीएफ भी जो है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। यहाँ पर मेरा उद्देश्य जो है यही है आपको बताने का कि प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ये जो क्रांति है
ये क्रांतियों वाला क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है। इससे पहले जो मैंने इस जनजातियां वाला आपको बताया है, ठीक है, इसमें से एक जनजाति ऐसी है जो नहीं पूछी गई है, बाकी सभी जनजातियां जो है पहले पूछी जा चुकी हैं आपसे पेपर्स में। यहाँ से देखते हैं आगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। और चौथा है, भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें से सही पूछ रहा है आपसे, है ना, तो 2 और 3 सही हैं, क्योंकि भारत जो है विश्व का छठा देश नहीं है, 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो पहला गलत हो जाता है, बाकी दूसरा तीसरा जो है ये सही है। और भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है, जबकि उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में होता है। इस प्रकार कथन 1 और 4 गलत है, 2 और 3 सही हैं, क्योंकि भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए है और कर्क रेखा देश के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 समान भागों में विभाजित करती है। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्न में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? ये प्रश्न मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो खान वाला डाटा है पूरा, ठीक है, ये भी मैं आपको अपडेटेड फॉर्म में चैनल पर प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो वहाँ से चीज़ों को अपडेट कर लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। महासागर और गहरा बिंदु, ठीक है। तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त है, मेरियाना ट्रेंच। आर्कटिक महासागर का है मोलोय गर्त। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है सुंडा गर्त। और अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है वो प्यूर्टो रिको गर्त है। और यहाँ पर मैंने विश्व के जितने भी प्रमुख महासागरीय गर्त हैं वो उनके बारे में जानकारी दे रखी है। मेरियाना ट्रेंच जो है ये विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच है, सबसे गहरा गर्त है, और फिलीपींस के पश्चिम में स्थित है। गहराई है इसकी 11,034 मीटर। मिंडानाओ गर्त जो है ये एक प्रमुख महासागरीय गर्त। अटाकामा गर्त की बात करेंगे तो ये पेरू चिली गर्त के नाम से भी जानी जाती है। टोंगा गर्त है, ये जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। फिलीपींस ट्रेंच के बारे में बात करें तो ये जो है कभी कभी मिंडानाओ गर्त भी कहलाती है। पश्चिम प्रशांत महासागर के फिलीपीन सागर भाग में स्थित 1320 किलोमीटर तक चलने वाला एक महासागरीय गर्त है। इस गर्त की चौड़ाई लगभग 30 किलोमीटर है और इसका सबसे गहरा बिंदु जो आपका गालाथिया गहराई कहलाता है, समुद्र तल से लगभग 10,540 मीटर नीचे है। लगभग 34,580 फुट इसकी गहराई है और पृथ्वी का तीसरा सबसे निचला स्थान है। टास्करोरा गर्त की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रशांत महासागर में स्थित है। प्यूर्टो रिको गर्त ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। रोमशे गर्त जो है ये अटलांटिक महासागर में है। सुंडा गर्त की बात करेंगे तो इसको पहले जावा ट्रेंच के नाम से जाना जाता था। पूर्वोत्तर हिंद महासागर में स्थित एक 3200 किलोमीटर तक चलने वाला महासागरीय गर्त है जिसको सुंडा गर्त कहा जाता है। क्यूराइल गर्त की बात करेंगे तो ये रूस के साखालिन द्वीप पर स्थित है। इसकी गहराई है 10,498 मीटर। साखालिन या सखालिन जिसे जापानी में काराफुतो कहते हैं, ये प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक बड़ा द्वीप है। यह राजनीतिक रूप से रूस के सखालिन ओब्लास्ट प्रांत का हिस्सा है और साइबेरिया इलाके के ईस्ट में पड़ता है। ये जापान के होक्काइडो द्वीप के उत्तर में है, ठीक है। जापान गर्त की बात करें तो ये उत्तर पूर्व जापान से दूर प्रशांत रिंग ऑफ फायर का एक महासागरीय खाई का हिस्सा है। यह कुरिल द्वीप समूह से इजू द्वीप समूह के उत्तरी छोर तक फैला हुआ है। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो मीथेन पाई जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन है। शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम से निर्मित है। साथ ही अल्प मात्रा में मीथेन और जल हिम की उपस्थिति भी दर्ज की गई है। म्यांमार का पेंगू योमा क्षेत्र जो है किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ये खनिज तेल के लिए जाना जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। बागोयोमा जिसे आधिकारिक तौर पर पेगुयोमा के नाम से जाना जाता है, ये म्यांमार के मध्य क्षेत्र में एक पर्वत श्रृंखला है जो इरावदी और सीतांग नदी के मध्य अवस्थित है। यह क्षेत्र खनिज तेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है।
निम्न में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है? तो बसरा जो है ये सुन्नी ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है। सुन्नी ट्रायंगल बगदाद के उत्तर पश्चिम में इराक का एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ज़्यादातर सुन्नी अरब मुसलमान रहते हैं। यह ट्रायंगल बगदाद, रमादी और टिकरित के क्षेत्र को मिलाकर के संदर्भित किया जाता है। बसरा इराक का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर है। यह इराक की राजधानी बगदाद से लगभग 530 किलोमीटर दूरी पर बसा है। इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता था। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन कारण दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको अपना जो है उत्तर चुनना है। कथन है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। कारण दे रखा है कि गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के संपर्क में रहते हैं। तो जो है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही रूप से व्याख्या नहीं करता है। ये यहाँ पर आप देखेंगे अभिकथन है कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, और कारण है कि उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र जो है पोम्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो ये बिल्कुल सही है। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही रूप से व्याख्या भी करता है। काराकोरम मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? तो मैंने यहाँ पर दोनों पे निशान लगाया, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। क्यों लगाया है वो आप यहाँ पे देखेंगे। देखिए, काराकोरम मरुस्थल का बड़ा भाग मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान में विस्तारित है। यह तुर्कमेनिस्तान के 70% से अधिक भूभाग पर आच्छादित है। इस मरुस्थल का नवीनतम विस्तार कजाकिस्तान के अरल क्षेत्र में भी हुआ है, जहाँ जिसे वहाँ पर अरल काराकुम के नाम से भी जाना जाता है। तो उल्लेखनीय है कि काराकुम का शाब्दिक अर्थ है काला रेत। तो यहाँ पर जैसे अगर आपको एक चुनना हो दोनों में से, तो आप तुर्कमेनिस्तान चुनेंगे, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो तुर्कमेनिस्तान में विस्तारित है। इसका कुछ हिस्सा जो है कजाकिस्तान में भी है, अरल क्षेत्र में। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कि ये 3 देशों में विभाजित है और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। तो दोनों के दोनों कथन जो है 39वें क्वेश्चन के सही है। दक्षिण पूर्वी एशिया का बोर्नियो द्वीप 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। इस द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुआ है। रूर कोयला क्षेत्र रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये जो है जर्मनी में है रूर कोयला क्षेत्र। रूर जो है ये जर्मनी में प्रवाहित होने वाली नदी है और इस नदी घाटी के मध्य प्रमुख कोयला खनन और औद्योगिक क्षेत्र स्थित हैं, जिसे रूर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के नाम। तो कीव जो है ये इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जाना जाता है। कीव यूक्रेन में है, ठीक है। और कंसास जो है ये यूएसए का औद्योगिक क्षेत्र है, मांस उद्योग के लिए इसको जाना जाता है। हॉलीवुड लॉस एंजल्स में है, फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है। स्कॉटलैंड का ग्लासगो ये जहाज़ निर्माण के लिए फेमस है। यूएसए का डेट्रॉयट ये ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। रूस का चेलियाबिंस्क ये लोहा और इस्पात निर्माण के लिए जाना जाता है। जापान का ओसाका ये जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। जर्मनी का म्यूनिख जो है ये लेंस निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान का मुल्तान ये मिट्टी के बर्तन निर्माण के लिए जाना जाता है। व्लादिवोस्टक ये जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ से देखेंगे यूएसए का पिट्सबर्ग जो है ये लोहा और इस्पात के लिए जाना जाता है। फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव का निर्माण यहाँ पे होता है। ढाका कालीन उद्योग के लिए फेमस है। वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। वेनिस जो है ये कांच उद्योग के लिए फेमस है इटली में। और कैंची छुरी निर्माण उद्योग के लिए ब्रिटेन का सेफील्ड जाना जाता है। सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए मिलान, ठीक है। इसके बाद में सिल्क उद्योग के लिए फ्रांस का लियोन भी जो है फेमस है। जापान का कोबे ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। बेलफास्ट ये जो है जहाज निर्माण उद्योग के लिए फेमस है। जर्मनी का जो एसेन क्षेत्र है ये लोहा और इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। पेट्रोलियम उद्योग के लिए लॉस एंजल्स को जाना जाता है और लॉस एंजल्स को इसके अलावा फिल्म उद्योग के लिए भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? ठीक है, स्थल रुद्ध से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। तो इसमें से देखेंगे तो बोलीविया जो है ये लैंडलॉक कंट्री में आता है। बाकी पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे ये जो है स्थल रुद्ध देश नहीं है। उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1976 में स्थापित किया गया था? कतरनिया घाट, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है पिछले पेपर में। तो यहाँ पर जो भी प्रमुख अभ्यारण्य हैं उनके नाम मैंने आपको दे रखे हैं। सभी की बारे में आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसमें याद करना नहीं है आपको, ठीक है। पीडीएफ में शेयर कर ही दूंगा चैनल पर, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं जितने भी प्रमुख अभ्यारण्य हैं उनके बारे में जानकारी मैंने यहाँ पे दे दी है। बखीरा अभ्यारण्य ये संत कबीर नगर में है, इसको 1980 में स्थापित किया गया था। ग्रे हेडिंग स्विम्पन
पोर्फियो पोलियोसेफलस, जिसे भारतीय बैंगनी मुरहेन या बैंगनी स्वैम्प हेन भी कहा जाता है, इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले खूबसूरत जल पक्षियों में से एक है। तो ग्रे हैगिंग स्विम्पेन ये कहाँ पे पाया जाता है? बखीरा अभ्यारण्य में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये चंदौली में है, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर में है, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कछुआ अभ्यारण्य ये वाराणसी में है। कैमूर अभ्यारण्य ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है, 1982 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये तेंदुआ, ब्लैक बक, चीतल, चिंकारा, चूहे, पैफल, एंटीलोप, ब्लूबिल, जंगली बिल्ली, कराकल और बीजू के लिए प्रसिद्ध है। कतरनिया घाट जो इससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन था, ये बहराइच जिले में है, ठीक है। ये 1976 में स्थापित किया गया था, इसे 1987 में और किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ में दोनों को एक साथ परियोजना टाइगर दायरे में लाया गया था 1987 में। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। लाख बहोसी अभ्यारण्य जो है ये कन्नौज में है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य ये आगरा और इटावा में 1979 में है। ये दोनों दो तीन तीन जिलों के नाम इसमें क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि इनकी कुछ सीमाएं जो हैं इन जिलों से भी लगी हुई हैं या इनका कुछ हिस्सा इन जिलों में भी पड़ता है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये उन्नाव में है। ओखला अभ्यारण्य ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में फैला हुआ है। 1990 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। पार्वती अर्गा ये गोंडा में है और 1990 में इसको पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। पटना पक्षी विहार ये एटा जिले में है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। रानीपुर अभ्यारण्य की बात करेंगे तो बांदा चित्रकूट। समन अभ्यारण्य ये मैनपुरी जिले में है, 1990 में स्थापित है। समसपुर अभ्यारण्य ये रायबरेली जिले में है, 1987 में स्थापित है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये हरदोई में है, ठीक है, 1990 में स्थापित किया गया था इसको। सुहागी बरवा ये महाराजगंज जिले में है और उत्तर प्रदेश के बाघ निवासों में से भी एक इसको माना जाता है। सुहेलवा अभ्यारण्य बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती जिलों में है। 1998 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य की उपाधि दी गई थी। इसके बाद में सूर सरोवर आता है, आगरा में है। कीठम झील अभ्यारण्य के रूप में भी इसको जाना जाता है। सुरहा थाल ये बलिया में है, ठीक है। 1991 में इसको पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। विजयी सागर अभ्यारण्य ये महोबा में है, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में, रिपीटेड है पिछले प्रश्नों में से ही। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथिन डीडीटी ये क्या है? ये अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। अब मैं आपको जैव अपघटनीय प्रदूषक क्या होते हैं, अजैव अपघटनीय प्रदूषक क्या होते हैं, इसके बारे में पिछले पेपर्स में बता चुका हूँ, ठीक है। ऐसे प्रदूषक सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। अजैव अपघटनीय प्रदूषकों के उदाहरण हैं डीडीटी, मरकरी, लेड, आर्सेनिक और रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान रिपीटेड है, ठीक है। किस झील में अवस्थित है? ये लोकटक झील में है। कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा जो है ये बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बाकी लकड़ी, कोयला, गोबर ये सभी बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये एक कह सकते हैं अक्रिय गैस की कैटेगरी में आती है। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, CO2 और मेथेन जो है ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के नाम अगर आप देखें तो यहाँ पे CO2, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा जलवाष्प को भी ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित किया जाता है। 1985 में गंगा एक्शन प्लान जो परियोजना थी उसको प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल जो है जल को प्रदूषण रहित करना, इसका उद्देश्य था गंगा एक्शन प्लान का। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हुई थी। इसके प्रथम चरण का उद्देश्य गंगा के जल को स्वच्छ करना था और इसके द्वितीय चरण की शुरुआत जो है 1993 में हुई थी और द्वितीय चरण के तहत गंगा की प्रमुख सहायक नदियों यमुना, गोमती, दामोदर को भी शामिल कर लिया गया था। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत वर्तमान में 34 नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का काम चल रहा है। इसके बाद में आता है आपका 50वां प्रश्न और यहीं तक हम समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट जो है वो आपको शाम को मैं यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और शाम को ही इसकी पूरी की पूरी PDF जो है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जिससे आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से देख पाएंगे। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है? तो हमेशा ओजोन इसमें होता है, इन चारों ऑप्शंस में से। प्रकाश रासायनिक धूम्र जिसको फोटोकेमिकल स्मॉग भी बोलते हैं, तो ये धुआं और फॉग यानी जो कोहरा होता है उसके मिलने से बना है। प्रकाश रासायनिक धूम्र में शामिल प्रदूषक कौन कौन से हैं? उनके नाम आपको पता होना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड्स, ओजोन,
पैन, पैन का मतलब पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्रकाश रासायनिक धूम्र में या धुएं में होती हैं। ठीक है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा 51वां जो आप देख पा रहे हैं ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और देखिए 52वां जो है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्सेनिक प्रदूषित, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने पिछले पेपर देखे होंगे तो आपको इसके बारे में जो है पर्याप्त जानकारी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके बाद में इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपको शाम को मिल जाएगा। चैनल के साथ में जुड़े रहना है, कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।